नमस्कार। अभी एक फिल्म आई है धुरंधर, और उस फिल्म में से एक नाम निकला है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, रहमान डकैत। तो रहमान डकैत था कौन? पाकिस्तान का कराची का लयारी इलाका है, जहाँ शोर शराबा, तंग गलियाँ, भीड़ भाड़ और गैंगवार का दस्तानों का एक लंबा शहर, जहाँ सन 1975 में एक ड्रग्स व्यापारी मोहम्मद दादर के घर एक लड़का का जन्म होता है, जिसका नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच रखा जाता है, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। रहमान डकैत अभी छोटा ही था तो उसके पिता की हत्या एक गैंग के द्वारा कर दी जाती है। जब उसकी पिता की हत्या होती है तभी से रहमान डकैत अपराध की दुनिया में जाने का मन बना लेता है। रहमान डकैत अभी जब 13 साल का था तो एक बार उसकी एक पड़ोसी से झगड़ा होता है, तो चाकू ले जाकर अपने पड़ोसी की हत्या कर देता है। इस घटना के ठीक 2 साल बाद वो अपनी माँ का हत्या कर देता है। जब वो अपनी माँ का हत्या करता है तब वो सुर्खियों में आता है, और वो अपनी माँ का हत्या इसलिए करता है कि जिस गैंग के द्वारा इसके पिता की हत्या की गई थी, उसी गैंग में से एक व्यक्ति के साथ इसका माँ का संबंध था। ये अपनी माँ को कई बार मना किया था लेकिन नहीं मानी थी। फिर वो अंत में अपनी माँ का हत्या कर देता है, और अपनी माँ का हत्या करने के बाद ये लयारी से कराची भाग जाता है। कराची में उस समय एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, हाजी लल्लू। और हाजी लल्लू जो था वो ड्रग्स का बहुत बड़ा माफिया था। हाजी लल्लू के 2 बेटे थे, अशरफ पप्पू और यासिर रफ। तो ये भाग के जो गया हाजी लल्लू के पास, तो हाजी लल्लू ने इसको एकदम अपने बेटे की तरह माना। जो अपने बेटे को खिलाता था वो इसको खिलाता था, जो उन लोगों को पहनाता था इनको पहनाता था, इसको पहनाता था। तो अब क्या हुआ कि जब ये हाजी लल्लू के गैंग में गया तो अब अशरफ पप्पू, यासिर रफ और रहमान डकैत, ये तीनों ने मिलकर हाजी लालू का गैंग को संभाला। और ये कराची से लेकर लयारी तक इतना दहशत फैलाई कि चारों तरफ हल्ला हो गया। इनके नाम से लोग डरने लगे, घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। क्राइम की लिस्ट में रहमान डकैत का नाम बहुत लंबा हो गया था। मारपीट, मर्डर, ड्रग्स का धंधा, हथियार का धंधा, जबरन जमीन पर कब्जा, इन सब चीज़ों के लेके ये जो है क्राइम की लिस्ट में सबसे ऊपर इसका नाम आ गया था, जिसके चलते कराची पुलिस ने उस समय इसके ऊपर लाखों का इनाम रखा था। समय बीत रहा था, ये सब अपने अपराध करते जा रहे थे। रहमान डकैत अपने अपराध का पैसा हाजी लल्लू के पास ही जमा करता था। वो पैसा नहीं मांगता था, सोचता ये था कि जब समय आएगा तो ये मेरे पिता समान है, बेटे की तरह मानते हैं, जब जाऊंगा तो ये मुझे पैसा दे देंगे। तो 90 के दशक की बात है। 90 के दशक में ये लगभग 1 करोड़ रुपया जो है, अपराध का 1 करोड़ रुपया हाजी लल्लू के पास जमा कर दिया था। समय बीता, एक बार ये गया पैसा मांगने हाजी लल्लू के पास, तो हाजी लालू ने पैसा नहीं दिया, इसे वापस भेज दिया। फिर गया तो इस बार गया तो हाजी लल्लू और रहमान डकैत में झगड़ा हुई पैसे को लेके। लेकिन हाजी लल्लू ने रहमान डकैत को पैसा नहीं दिया, और हाजी लल्लू ने क्या किया, पुलिस को खबर देके इसको पकड़वा दिया। पहले से ही ये इसके ऊपर लाख रुपया का इनाम था ही, तब हाजी लल्लू ने इसको पकड़वा के जेल भिजवा दिया। अब जब ये जेल गया तो इस समय रहमान डकैत का सबसे बड़ा जो दुश्मन था हाजी लालू का परिवार था। कुछ महीनों बाद रहमान डकैत जेल से भाग गया। जेल से भगा तो भगने के बाद सबसे पहले जो ये अशरफ पप्पू की पत्नी के मामा का मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद इन लोगों को खबर भिजवाया। जब ये खबर अशरफ पप्पू सुना, वो बदले की आग में जलने लगा। अब वो कुछ दिनों ही बाद वो क्या किया, रहमान डकैत के चाचा को कहीं घेर लिया और रहमान डकैत के पास फोन किया। फोन पे रखकर उसके चाचा को पहले मारा, उसके बाद से क्या किया, गोलियों से भून दिया। रहमान डकैत कुछ नहीं कर पाया। और अब क्या हुआ कि अशरफ पप्पू रहमान डकैत के ठिकानों को निशाना बनाने लगा, इसके आदमियों को चुन चुन को मारने लगा। इस वजह से अब रहमान डकैत को डर हो गई। इसी डर के कारण वो क्या किया, लयारी छोड़ के बलूचिस्तान चला गया। और जब ये बलूचिस्तान गया तो वहाँ पे अपना नेटवर्क बढ़ाने लगा। रहमान डकैत का एक बहुत खास मित्र था, फैजू। ये बात अशरफ पप्पू को पता थी। अब ये बलूचिस्तान गया तो अशरफ पप्पू ने क्या किया, फैजू की हत्या बहुत दर्दनाक तरीके से की थी। कहा जाता है कि अशरफ पप्पू ने
जिस प्रकार से फैजू की हत्या की थी वो कराची के इतिहास का सबसे दर्दनाक मौत था। जब ये बात रहमान डकैत को पता चली तो वो भी बदले की आग में एकदम जल उठा और कुछ महीनों बाद कराची वापस आया। अब जब ये कराची वापस आया तो इसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका था। अब क्या होता है कि अशरफ पप्पू और रहमान डकैत की गैंग में गैंगवार शुरू होती है। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जब इन लोगों के बीच गैंगवार होता था तो कई कई दिनों तक औरतें बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे। स्कूलें बंद कर दिया जाता था, कॉलेजें बंद कर दिया जाता था। लेकिन अभी भी रहमान डकैत के मन में डर था कि कभी भी मरा सकता हूँ। इसी डर के कारण वो अब राजनीति में कदम रखा। उस समय पाकिस्तान में एक बहुत ही फेमस पार्टी थी, पीपुल्स पार्टी, जिसकी स्थापना पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। तो रहमान डकैत जो है जाकर पीपुल्स पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब जब ये पीपुल्स पार्टी ज्वाइन किया तो इसका दबदबा और बढ़ गया। रहमान डकैत पहले से पावरफुल था ही, अब इसके सर पे एक पार्टी ने हाथ रख दिया था। तब इसका पावर का कोई अनुमान नहीं था। एक तरह से रहमान डकैत कराची का मालिक बन चुका था। जो पुलिस रहमान डकैत के ऊपर इनाम रखी थी, अब वो पुलिस रहमान डकैत के पीछे पीछे घूमने लगी। पाकिस्तान की राजनीति पार्टियां सुरक्षा के मामलों में इसके ऊपर बहुत विश्वास करने लगी। अब अपनी छवि सुधारने के लिए रहमान डकैत ने लोगों का आर्थिक मदद करना शुरू किया। वो कराची में गरीब बहन बेटियों का शादी करवाने लगा, हॉस्पिटल बनवाया, लोगों का फ्री में इलाज करवाता था। इसके बाद से बच्चों का खेलने कूदने की सब व्यवस्थाएं करने लगा कि उसकी छवि साफ हो जाए। वो इतना पावरफुल हो गया कि वही निर्णय करता था कि पार्टी में किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। जिस पार्टी ने रहमान डकैत के सर पे हाथ रखी थी, अब उसी पार्टी को रहमान डकैत से डर लगने लगा। कहा जाता है कि यही पार्टी यानी पीपुल्स पार्टी ने ही रहमान डकैत की मौत की साजिश रची। यहीं से शुरू होता है रहमान डकैत की हत्या का साजिश। उस समय पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, एसएसपी चौधरी असलम। उनको कराची बुलाया गया। एसएसपी चौधरी असलम कराची आकर एक स्पेशल टीम बनाए और मिशन पर लग गए। कुछ महीनों बाद उनको मौका मिला, वो रहमान डकैत को पकड़ लिए और उसको जेल में डाल दिए। कुछ ही दिनों बाद रहमान डकैत जेल से फरार हो गया। कहा जाता है कि एसएसपी चौधरी असलम के टीम के कुछ आदमियों के साथ रहमान डकैत ने 5-5 करोड़ में डील कर ली थी। जब रहमान डकैत जेल से भागा तो पूरे पाकिस्तान में एसएसपी असलम के बहादुरी पे काला धब्बा लग गया और ये वही कसम खाए कि अब रहमान डकैत की डायरेक्ट इनकाउंटर होगी। कुछ महीनों बाद 9 अगस्त सन 2009 को कराची के स्टील टाउन में रहमान डकैत की इनकाउंटर कर दिया जाता है और यहीं पे रहमान डकैत की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी भी अशरफ पप्पू का गैंग चलता है। रहमान डकैत की मौत के बाद रहमान डकैत की गैंग का जो कमान संभालता है उज्जैर बलूच संभालता है। उज्जैर बलूच जो है रहमान डकैत का जो दोस्त था फैजू, जिसकी हत्या अशरफ पप्पू ने एकदम दर्दनाक तरीके से किया था, उसका बेटा है। अब उज्जैर बलूच के जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अशरफ पप्पू के गैंग को सफाया करना। वो अशरफ पप्पू को कई बार मारने का प्रयत्न करता है लेकिन वो बार बार बच के निकल जाता है। सन 2013 उज्जैर बलूच ने अशरफ पप्पू और यासिर रफ को यानी दोनों भाइयों को पकड़ लेता है। कहा जाता है कि अशरफ पप्पू के गैंग के आदमियों ने ही उज्जैर बलूच को इसका लोकेशन बताया था। उज्जैर बलूच दोनों भाइयों को अपने घर ले जाता है और 5 दिनों तक इनको इतना दर्दनाक मौत देता है जो कराची के इतिहास का अभी तक का सबसे दर्दनाक मौत है। उसके बाद से 5वें दिन दोनों भाई का सर काट देता है। सर अलग धड़ अलग और गधे पे बैठा के पूरे कराची में घुमाता है और यहीं पे अशरफ पप्पू की गैंग की भी कहानी खत्म हो जाती है।